राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर सार्वजनिक मंचों से बात को उठा रहे हैं। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर राहुल गांधी के बहाने क्षेत्रीय पार्टियों पर तंज किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना होगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ केंद्र सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो उनके नेताओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि क्षेत्रीय पार्टियां एक छत के नीचे आए और केंद्र सरकार की इस मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन सरकार की खराब मंशा के कारण गुजरात में केस दर्ज किया गया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ऐसी क्या बात थी कि प्रधानमंत्री के बेटे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, क्योंकि वो जानते थे कि देश की जनता वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोशित है, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। सम्मानित उदय भान जी, सम्मानित डिप्टी सीएलपी लीडर आफ्ताब अहमद जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी गुरकीरत कोटी जी, हिमाचल प्रदेश मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी, हमारे आईटी के मीडिया सलाहकार गोकुल पटेल जी, मीडिया सलाहकार हरियाणा, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित व्यक्तिगण, सभी सम्मानित साथियों, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से एक मामले को लेकर संसद में गतिरोध चला हुआ था। राहुल गांधी जी ने संसद में जब कुछ सवाल खड़े किए, उन सवालों का उत्तर देने की बजाय किसी प्रकार से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मैं इसी संदर्भ में आज आपके साथ पत्रकार वार्ता करने आया हूं। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब विपक्ष जिंदा रहता है। अगर विपक्ष को जिंदा नहीं रखोगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। एक सत्ताधारी पार्टी जो 8 साल से केंद्र की सत्ता में विराजमान है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता की आवाज को दबाने की जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र की ये चालें चली गई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पहले आज़ादी के बाद ऐसी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई जो लोकतंत्र की मजबूती का आधार थे। आपने देखा आज़ादी के बाद 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर लगाकर कहते हैं, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी संस्थाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, उनके सदस्य आकर कहते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? अगर इसकी गहराई से आप देखो तो किसी ना किसी से तरह से सत्ता पक्ष अपना विरोध सुनना नहीं चाहती। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए उस पर सत्ता पक्ष का क्या मत है। और संसद के चुने हुए सदस्य है और एक एमपी को यह अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि अदानी को जो शेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए, वो कहाँ से प्राप्त हुए? उसका कोई जवाब नहीं मिला। अदानी जी के साथ क्या आपका रिश्ता है? उसका कोई जवाब नहीं मिला।
क्या वो कितनी बार अदानी जी के साथ विदेश घूमने गए या देश में घूमने गए, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, आपने नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष वाला जो अहंकार में होता है वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने पहले शब्दों में कहा कि विपक्ष को जब भी दबाने और कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र कमजोर हो। आज राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नाम क्या था? भारत जोड़ो। भारत कोई टूट नहीं रहा था। उनका मकसद ये था कि जो 75 साल में इस लोकतंत्र ने जितनी संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती के लिए बनाई गई थी, उनको बांटने का काम पिछले 8 साल से किया जा रहा था। लोगों का हजूम उड़ा और उस हजूम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उन्होंने पाया कि आने वाले 2024 के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है, सबसे बड़ी चुनौती बनकर हो रही है। जब चुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष का एक हथियार होता है, और अब तो सत्ता पक्ष के पास कई हथियार है। ईडी हथियार है, इनकम टैक्स हथियार है। ये चुनावों से वक्त से पहले अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी ने समाज के में जो गलत कार्य के लिए इस प्रकार की कानून बनाए थे, उसने कभी भी इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजनेताओं के खिलाफ, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, अगर आप भी आवाज उठाएंगे, आपके मन में और दिमाग में एक भय रहता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। इस प्रकार का भय का माहौल क्यों पैदा हुआ है? उस भय के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। चलिए, ये बात भी ठीक है। कर्नाटका में कानूनी पहलू को भी देखना चाहिए। ये कैसी अराजकता है? कर्नाटका के कोलार में वो जनसभा को संबोधित करते हैं। गुजरात में उनके खिलाफ सूरत में एक हमारे विधायक है पुष्पेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं। फिर उसके बाद वो स्टे लेते हैं। संसद में 9 दिन बाद जब राहुल गांधी जी मोदी जी से कुछ सवाल पूछते हैं, वो स्टे वापस करने की एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन वापस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। और मामला क्या है? मामला ये है कि कहाँ भाषण दिया, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। मानहानि का मामला तब बनता जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और उसके बाद आजकल में कहा कि आप अपना मकान भी खाली कर लीजिए, अपने घर को खाली कर लीजिए। आप घर खाली करवा सकते हो, आप संसद में उनकी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में उनकी आवाज को आप रोक नहीं सकते। घर खाली करवाने से राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। एक ऐसा परिवार जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उसको मिटाने के लिए ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा दायर करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अभी सर्वोपरि है, हमारी बात सुनिए। माइट इज राइट की थ्योरी चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे किसी प्रधानमंत्री के पद की लालसा नहीं है। सही कहा उन्होंने।
उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, उनके परदादा प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब 2009 में सभी संसद सदस्य और रीजनल पार्टी के जो हमारे राइट्स पार्टनर थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया गांधी जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री के पद का त्याग किया था। मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए और कुछ समय बाद आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। राहुल गांधी जी ने तब भी प्रधानमंत्री का पद नहीं स्वीकार किया था। ऐसा क्या बात थी कि राहुल गांधी जी एक प्रधानमंत्री के बेटे, एक प्रधानमंत्री के पोते कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले? क्योंकि वो जानते थे इस लोकतंत्र को कमजोर करने का जितना दायित्व सत्ता पक्ष के हाथ में है, विपक्ष की भूमिका में उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम इस प्रकार की यात्रा से देश के नागरिकों को जागरूक करें। परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन मैं आज आपको कह सकता हूं कि अदानी जी को बचाते बचाते कहीं अपनी सरकार ना खो दे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मानहानि का दावा करना था, जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ नहीं गए हो। कोई तीसरा आदमी आके मानहानि का मुकदमा दायर करता है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इस प्रकार के हथकंडों से आप किसी विपक्षी पार्टी के नेता को दबा नहीं सकते, क्योंकि विचारधारा मजबूत होती है। राहुल गांधी जी कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और विचारधारा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना दबाया जा सकता है। विचारधारा सभी वर्गों को आगे लेकर जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने अभी फिर कहा है कि हम और लोकतंत्र के आवाज को मजबूती के लिए आंदोलन करेंगे। मैं यही कुछ शब्द आपके साथ कहना चाहता हूँ। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ले लो गुप्ता जी, एक देखो सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं। माइक दे दो। हाँ हाँ बढ़िया आ रही है, मजबूत आदमी। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस तो जो करेगी करेगी, लेकिन जनता को भी इस चीज को देखना पड़ेगा, गलत को गलत ठहराना पड़ेगा। इस सभागार में बैठे पत्रकारों के मन में भी भय रहता है, और आपके भी इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग तो हर एक जगह जाकर जो गलत चीज है उस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हम सत्य की राह से निकलकर आगे सत्याग्रह शुरू करके अपनी बात को हर नुक्कड़ में रखेंगे, हर कोने में रखेंगे। हम आंदोलन भी करेंगे, हम विपक्षी पार्टियों को, चाहे हमारी सभागार में सदन में है वहाँ भी हमको उनसे सवाल पूछेंगे, विधानसभा में भी इनसे सवाल पूछेंगे। ये कैसे लोकतंत्र है जब मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं को बिना किसी कारण के, जिस राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा, जिनका सहारा लेकर उनको उनके रास्ता खत्म करने की बात की गई है, उसके खिलाफ हम जनता को जागरूक करते रहेंगे। साहब, आपको लगता है कि अभी अगले साल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसी चुनाव की करीबी में ये सदस्यता करने का मुद्दा सामने आया है, तो विपक्ष की एकजुटता, क्या आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगा? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। आज लड़ाई चुनाव जीतने और चुनाव हारने के लिए है। आज गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की बात है। हम कोई चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कह रहे। हम तो सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हिंदुस्तान में
भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की पार्टी होने के बाद कोई दूसरी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी, जिसका कार्यकर्ता हमें आपको हर जगह मिलेगा। हम सत्ता में नहीं है बेशक, हम प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कई स्टेट में, हरियाणा में प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी है, पंजाब में प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी है, उत्तराखंड में हम नॉर्थ की स्टेट बता सकते हैं, कर्नाटका में हम ओपोजिशन पार्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव लड़ने के लिए ये बात कह रहे हैं। हम 2 चुनाव नहीं जीत रहे तो इसका मतलब हमारा वजूद खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा, जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता पर वो झूठा आरोप लगाकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को आने वाले समय में वो किस कड़ी में समझते होंगे। उनका तो एक राज्य में आधार है, इसलिए प्रूडेंटली, विवेकपूर्ण उन लोगों को जो रीजनल पार्टी है, इस लोकतंत्र के हित के लिए, जिसको 75 साल कांग्रेस की विचारधारा ने सींचा, नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाई, संस्थाएं बनाई, और जिसके वजूद के सारे ये लोकतंत्र मजबूत रहा, सभी रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में एक छत के नीचे इकट्ठे हो। प्रधानमंत्री कौन बनता है ये दूसरी बात है, मंत्री कौन बनते ये दूसरी बात है, लेकिन एक छत के नीचे इसको आंदोलन के रूप में सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए। और मुझे खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं के हम बयान सुन रहे हैं, और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रखकर उस बयान को, अपने आप को, इस बात को सही ढंग से कह रही है। जैसे केजरीवाल जी ने अपनी विधानसभा में कहा, उनको पता है कि विधानसभा की उनको प्रोटेक्शन है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तानाशाह जो है हमारे देश के, उन्होंने कहा इस दृष्टिकोण से हमें आगे आना पड़ेगा कि कैसे सभी पार्टियां एक विचार करें और एक छत के नीचे आकर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो राहुल गांधी जी का आंदोलन है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। इस घटनाक्रम को ये कहा जा रहा है कि ओबीसी का अपमान किया गया, कांग्रेस उसको कैसे देखती है? जब राहुल गांधी से सवाल दिल्ली में पूछा था तो वो तो पत्रकारों को ध्यान नहीं लगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस की ओबीसी से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, समाज कोई एक वर्ग से नहीं बनता, चाहे ओबीसी है चाहे अदर है। इस समय समाज का के में जो लोकतंत्र है उसको बचाने की बात है, आज जाति में बांटने की बात नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम अपने जाति में तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप अदानी जी के जो 20,000 करोड़ रुपए है वो कहां से आए? वो कोई जाति से संबंधित प्रश्न नहीं है। आप मानहानि का मुकदमा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी मानहानि कहाँ हुई? जिसकी मानहानि पर की बात करके उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई, और किसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई? जो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, एक जिसकी मानहानि पर उनको उंगली उठने का जो शक है उसने तो किया नहीं, कानूनन गलत है। अब इसको राजनीतिक रोटियां ओबीसी में कहना ऐसी कोई बात नहीं है, लोग समझते हैं, ये मुद्दे चलते नहीं है। आपने कहा कि राहुल गांधी की लालसा कभी भी प्रधानमंत्री बनने की नहीं, आगे टारगेट क्यों किया जा रहा है राहुल गांधी को? क्या समझते हैं, क्यों, क्या थ्रेट समझ में 2024? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। प्रधानमंत्री की पद के लिए राहुल गांधी जी ने राजनीति नहीं की। जब उनसे कुछ लोग आकर मिलते, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग मिलते, कई लोग मिलते हैं कि आप है जो निडरता से, दृढ़ संकल्पता से मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कोई एक नेता बता दीजिए आज जितना स्पष्टवादी तरीके से और जितने ईमानदारी तरीके से राहुल गांधी जी उनसे सवाल पूछते, कोई ऐसा नेता अभी नजर आया आपको? इसलिए टारगेट किया गया, और इसलिए टारगेट किया गया कि अगर आने वाले चुनावों में हमें किसी पार्टी से डर है तो 2024 में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही होगी, जिसकी जड़ें हर जगह, हर प्रदेश में मौजूद है। रीजनल पार्टी से वो डरते नहीं है, रीजनल पार्टी को तो वो थोड़ा थोड़ा डरा धमका के चला लेते, कभी फंड रोक देंगे, कभी कुछ रोक देंगे। इसलिए राहुल गांधी जी को टारगेट किया, और राहुल गांधी जी को और किसी चीज में टारगेट नहीं कर सकते थे।
ये टारगेट जो किया गया, ये षड्यंत्र रच कर टारगेट किया गया। सुनो सर, आपने जो सवाल यहाँ उठाया, जो मुद्दा उठाया, आपने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खत्म करा। हालांकि उनकी जो मानहानि का मुकदमा है गुजरात में, कोर्ट ने वो सदस्यता जो उनको सजा दी है, और वो जो कानून है वो राहुल गांधी ने ही बनवाया था, मनमोहन सिंह के समय में लगे तो फाड़ फेंक किया था वो भी, जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिला था जनप्रतिनिधि। तो कोर्ट के फैसले पर अगर जो कानून है जो कि संसद में भी पास है उस पर इसमें बीजेपी को सीट क्यों, पहला। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, उसमें जाते जाते कहा कि गांधी माफी नहीं मांगते, तो वो चौकीदार वाला एक बयान बहुत जोर शोर में आया था लोकसभा चुनाव के दौरान। फिर उसमें आपने खेद प्रकट की कि माफी क्यों मांगी, तो आए कहते हैं माफी नहीं मांगते तो माफी नहीं मांगते। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, मानहानि के मुकदमे में जिसके खिलाफ बयान दिया जाता है वो उसमें मानहानि का मुकदमा करता है। जो व्यक्ति पुष्पेंद्र मोदी जी हैं, पुष्पेंद्र मोदी जी, उन्होंने, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन इसमें नहीं, सुनिए राजनीतिक दृष्टिकोण देखिए आप उसका, उस राजनीतिक दृष्टिकोण के ऊपर बात कीजिए। अगर आप ऐसे कहोगे कि कानून क्या बोलता है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के लिए ये कानून बना है, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए जो बात निकल गई उसके बाद मैं अदालत में जाता हूं। जिनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची वो नहीं गए। यही तो कानून की हम परतों को देख रहे हैं और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हमारी लीगल टीम जा रही है। दूसरी, गांधी माफी नहीं मांगेगा ये कहने का मकसद नहीं, भाव देखिए उसके पीछे। भाव ये है कि मैं सत्य और हिंसा की जो लड़ाई लड़ रहा हूं उससे कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भावार्थ ये है उनका। मैं एक ऐसी महान विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कांग्रेस की विचारधारा है। मुझे संसद से हटा दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे सलाखों के पीछे हटा दो, लेकिन सत्य और हिंसा की लड़ाई में मैं गांधी जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। ये भावार्थ है। आप उन शब्दों को मत जाइए, भावार्थ पर जाइए। सर, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के विधान पटेल ने स्टेटमेंट दिया राहुल की डिस्क्वालिफिकेशन को लेके कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कम है। विल यू थिंक कि जो एक्सटर्नल लोग हैं उनको इंडियन इश्यूज में इंटरफेयर करना चाहिए? देखिए, बयानबाजी से कोई बयान कहीं कहना ही देता है, उसको आप राजनीति से और इन मुद्दों से जोड़ के मत देखिए। हर एक आदमी के विचारों की स्वतंत्रता है, कोई भी बयान कहीं से देख सकता है, लेकिन एक चीज है, जो चीज गलत हुई है हम तो उसके संदर्भ में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब। हेलो, आप ले लो पहले। सीएम साहब, एक सवाल है, क्या भाजपा को एक ही डर लगा हुआ है कि राहुल गांधी दिन रात सोचते बैठते उठते सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर ही वाद प्रत्यावाद किया जा रहा है, और यही कारण है कि राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म कर दी गई सिर्फ 24 घंटों के भीतर? इसके आप क्या कहें? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को वो पिछले 8 साल से फंसाना चाहते थे। जब कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी कैसा? जिसके मन में लालसा ही ना हो। राहुल गांधी जी के मन में कोई लालसा नहीं है। कोई जिसके मन में लालसा नहीं होती वो कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो उन्होंने देखा कि मौका है इसमें कर देते और सोचा कि कहीं स्टे ना होने तो फटाफट कर दीजिए। इन हथकंडों से राजनीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। आज आप सत्ता में हो, सत्ता के सहारे आप राजनीति कर रहे हो, आने वाले समय में जनता गुण और दोष के आधार पर भी राजनीति करती है। विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वीर सावरकर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर शिवसेना जो है विपक्ष से अलग हो गई है। कभी वो कांग्रेस के साथ आ रही थी, और वीर सावरकर को लेकर जिस तरह उनके पुत्र ने कहा है कि वो सबूत दिखाएं, नहीं तो राहुल
जो है तैयार है। तो वीर सावरकर को लेकर जो है शिवसेना कहीं ना कहीं अलग होती कांग्रेस से दिख रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, उन्होंने दूसरी लहर नहीं आपने पढ़ी, आप भी आधी लहर का सवाल पूछ रहे हो। आधी लहर का अगला सवाल हो कि राहुल गांधी जी को सदस्यता खत्म करना गलत बात है, ठीक है, ओरिजिनल पार्टी है, उन्होंने कहा है। हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब वो ये मान चुके कि ये सदस्यता गलत करना गलत बात है, तो दूसरे बयान को आप उससे अलग मानिए और राजनीतिक बयान होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये जो पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स है ये नहीं है। अब विचार आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है। जब से राहुल गांधी जी, मैं आपको कुछ चीज, राहुल गांधी जी आए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो समय आने पर परिणाम देंगे। पहली बात, प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा ये अलग बात है। अभी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उनको सभी क्षेत्रीय दलों से बात कर आगे की राजनीति को करना है। प्रधानमंत्री तो तब बनेंगे ना जब हम 272 सीटें आएंगे, तब चयन कर लेंगे, तब आपको बता देंगे। इसी के ऊपर जो है पूरा विवाद हुआ, कांग्रेस लगातार इसके ऊपर विरोध भी कर रही थी। लेकिन पर्टिकुलरली ये सवाल आता है कि कांग्रेस जो है आपकी सरकार है हिमाचल में, तो क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आपकी सरकार में, आपके स्टेट में कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक्साइज की रेट तो हमने रिसेंटली छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद आपके स्टेट में क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप उस स्टेट के मुखिया? ये सवाल से संबंधित सवाल नहीं है, बाद में आपको केंद्र में बताएंगे। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कांग्रेस के द्वारा, सदस्यता रद्द हुई, 24 घंटे भी पूरे लगभग होने वाले हैं, तभी सदस्यता। पर इसका आधार बनाया कोर्ट, अदालत का वो फैसला। क्या कांग्रेस ये मानते हैं कि अदालत का मिसयूज किया गया, इसका अदालत का प्रयोग किया गया, सदस्यता करने के अदालत को प्रभावित किया गया, तो अदालत का फैसला आधार बना सदस्यता करते? देखिए, आपके सवाल मानहानि, आप कह रहे व्यक्तिगत मानहानि नहीं हुई थी, जिसकी होनी चाहिए थी वो गया नहीं, और पहले कह रहे इस पे कार्रवाई न हो, बाद में एप्लीकेशन दे दी और संस्था इसके साथ जोड़े। तो मेरा मानना ये है, क्या इस अदालत को भी यूज किया गया? देखिए, इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि ऊपरी अदालत में जाएगी और कानून को चुनौती देंगे। ऐसा नहीं होता, कई बार निचली अदालतों ने सही फैसला किया होता है, ऊपरी अदालतों में आके वो ठीक हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम ऊपरी अदालत में, क्योंकि देश के कानून का सभी लोग सम्मान करते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। और ये भी सही नहीं है कि सभी निचली अदालतों के फैसले सही रहे हैं, कई जगह जाकर वो बदले भी हैं।